फ्रेंड, मैं कार्तिकेश्वर पटेल एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आइए, आज का मेरा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैं आप लोग को चर्चा करूंगा। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसे एग्ज़ाम में ईएमपी के नाम से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ईएमपी का क्या मतलब होता है, आइए इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले इनको 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन किया गया था, जिसके बारे में आज विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी किसे कहते हैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। ईएमपी, ई का मतलब होता है एम्बर्डेन नामक वैज्ञानिक का नाम है। ई का मतलब एम्बर्डेन और एम का मतलब होता है मेयरहॉफ और पी का मतलब होता है परनास नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर पायरुविक अम्ल की क्रियाएं किस प्रकार हमें होती है इनका याद किया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से ग्लाइकोलिसिस की जो क्रियाएं होती है कोशिका द्रव्य में यह क्रियाएं होती है। आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस श्वसन का प्रथम चरण है। इस क्रिया का आरंभ हेक्सोज शर्करा सामान्यतः ग्लाइकोज से होता है और अंत में पायरुविक अम्ल 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज के अनेक चरणों में क्रमबद्ध होकर पायरुविक अम्ल में विघटन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसके आधार पर हम ग्लाइकोलिसिस की क्रियाएं विधि का अध्ययन कर सकते हैं, किन किन चरणों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया विधि संपन्न होती है। आइए वैज्ञानिकों के आधार पर इनके ग्लाइकोलिसिस चक्र के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पथ के रूप में। यहाँ पर वैज्ञानिकों के माध्यम से ग्लाइकोलिसिस का रूपरेखा स्वरूप हमें याद है। इन डायग्राम के माध्यम से हम पायरुविक अम्ल की क्रियाविधि किस प्रकार होती है जिसका अध्ययन हम कर सकते हैं। यहाँ पर इनके प्रथम पॉइंट देखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इसके प्रथम पॉइंट है दिया। देखिए ग्लूकोज से यह क्रिया कर रहे हैं जो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति है। यह एंजाइम है। इसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी यह होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के साथ क्रिया हो रहा है, जिसमें हमें ग्लूकोज 6 फास्फेट प्राप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनके आधार पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट प्राप्त हो रहे हैं। यह फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज की उपस्थिति में यह क्रियाएं हो रही है। यहाँ पर यह फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समवयवी अणु फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है और इनकी तृतीय रूप है, जिसमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट एटीपी के एक अणु के साथ फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पर इन्हीं के आधार पर इनके द्वितीय चरण दिया गया है। तो द्वितीय स्वरूप क्रिया बिना फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड एवं डाई हाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट का एक अणु का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए फास्फोट्रायोलेज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाई हाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट अपने समवयवीय यौगिक 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार ग्लूकोज के
एक अणु में से 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इनके देखते हैं तृतीय चरण। तो तृतीय चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए तृतीय चरण में 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु H3PO4 के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ये तृतीय चरण है। उसके बाद आइए चतुर्थ चरण की बात करते हैं। तो चतुर्थ चरण में 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल एवं NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण करता है। आइए इनके आधार पर हम इनकी आगे क्रियाएं देखते हैं, जिनके आधार पर ये 5वें पॉइंट की क्रियाएं होती है। यहाँ पर देखिए जिसमें 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु फास्फोग्लिसरिक ट्राई फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ADP के 2 अणुओं से क्रिया करके 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु एवं ATP के 2 अणुओं का निर्माण करता है। आइए इसके आधार पर देखते हैं इसके 6 पॉइंट, जिसमें 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समवयवीय यौगिक 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। 2 अणु बनते हैं, यहाँ पर इनकी क्रियाएं होती है। इनके आधार पर इसके 7 पॉइंट, जिसके आधार पर 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु इनोलेज मैग्नीशियम एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदल देते हैं। इसके आधार पर इनकी क्रियाएं कंप्लीट होती है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदला जाता है यहाँ पर। और इनके आधार पर देखते हैं कि पायरुविक काइनेज, जिसमें एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु के साथ क्रिया करके पायरुविक अम्ल एवं ATP के 2 अणुओं का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्रमिक जैव रासायनिक क्रियाओं में सफलतापूर्वक ग्लूकोज के 1 अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर देखते हैं कि पायरुविक अम्ल के 2 अणु हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। 2 मोल पायरुविक एसिड, ये है ग्लाइकोलिसिस EMP का पथ स्वरूप व्याख्या। इनके आधार पर हम देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन ड्रूइंग ग्लाइकोलिसिस के आधार पर। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चरण बताया गया है, जिसमें संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस में हेक्साशर्करा के फास्फोरिलेशन में ATP के 2 अणु व्यय होते हैं, जबकि स्टेप 3 तथा 4th में ATP के 4 अणु बनते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस की अणु प्रक्रिया में 4-2/2 ATP अणुओं का कुल भाग प्राप्त होता है। इसके आधार पर इसके सेकेंड टॉपिक यह बताया गया है, जिसमें संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस में NAD+ के 2 अणु उपयोग होते हैं और NADH2 के 2 अणु अपने अणु बनाते हैं, जब
यह NADH2 इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में चला जाता है जब ऑक्सीजन का एक अणु प्रयोग में आता है और 6 ATP का अतिरिक्त लाभ होता है। अतः कुल लाभ 2 + 6 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें याद होता है। यह पूरी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है, जिसमें हमें प्रायोरिक अम्ल ग्लूकोज से प्रायोरिक एसिड क्रियाएं विधि का अध्ययन किया जा सकता है। ये हर कोशिका द्रव्य में यह क्रियाएं पाई जाती है।